हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नया सब्जेक्ट पूरी तरह से। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग क्लास 12 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लास 12 का मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह चल रहा था। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ना कि 1 ऑनलाइन क्लासेस पे चल रही है। अगर आपको 1 पढ़नी है तो रोज़ रात को 9 बजे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो। ठीक है, तो एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ठीक है, देखो M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है। देखो मैं M2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पूरी मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग में जितने मैथ्स पढ़ने हैं, वैसे तो हमको इंजीनियरिंग में 4 मैथ्स पढ़नी होती है, M1, M2, M3 एंड M4। अब देखो M3 हमको बाय द वे M3 हमको बाय द वे तीन मैथ पढ़नी होती है। एक फर्स्ट ईयर में 2 मैथ पढ़नी होती है और एक सेकेंड ईयर में M3 पढ़नी होती है। M4 उन बच्चों को पढ़नी होती है जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों को 6 या 7 से में पढ़नी होती है। बाय द वे अगर देखा जाए तो M4 बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, M4 उतना जरूरी नहीं है, लेकिन M3 तक सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी ब्रांच के। ठीक है, तो जो M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो सभी बच्चों को बैक लगता है। बैक यानी कि फेल होते हैं। फेल होने का कारण बहुत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वैसा ही है। सब्जेक्ट में बहुत सारे सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। ठीक है, तो बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते और उनका बैक लग जाती है। अब देखो M2 पढ़ने का स्ट्रैटेजी भी मैं बनाऊंगा, उसका भी एक वीडियो लगाऊंगा कैसे M2 आपको पढ़ना है। उससे पहले आपको मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ क्या हमको पढ़ना है। तो मैं आज के इस वीडियो में सिलेबस बताऊँगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 मेन टॉपिक एज पर्पस ऑफ RGPV। ठीक है, जो RGPV हमारी यूनिवर्सिटी है MP की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे मध्य प्रदेश से, भोपाल से, जो RGPV यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, उसी कॉलेज से एफिलेटेड होंगे। राइट, चलो यूनिट 1 देखो। M2 में यूनिट 1 का क्या नाम है, ODE 1। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, डिफरेंशियल यानी कि अवकलन, इक्वेशन यानी कि समीकरण। हिंदी में समझा नहीं सकता उतना। ठीक है, इंग्लिश में समझिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 यानी कि पार्ट 1। यूनिट 2 में उसका पार्ट 2 भी है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है। तो जिन बच्चों का डिफरेंशियल इक्वेशन वीक है, तो प्लीज़ आप डिफरेंशियल इक्वेशन आप अच्छे से पढ़िए। डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी dy/ds की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ के आइए, देन उसके बाद M2 में घुसिएगा। ठीक है, क्लास 11 और 12 का पूरा आपका बेस मजबूत होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैलकुलस का, अगर हम बात करें कंटिन्यूटी का, अगर हम बात करें मैट्रिसेस का, ठीक है, जितने भी 11-12 में टॉपिक है सारे आपको कवर अप होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको M2 समझ में आ गई। बच्चे क्या करते हैं, 11-12 अच्छे से पढ़ते नहीं, इंजीनियरिंग करने आ जाते हैं, और इंजीनियरिंग करने आने के बाद M2 पढ़ने लगते हैं तो उसको पूरा बाउंस लगने लगता है। वो आप उन लोग टीचर पर ब्लेम करते हैं कि टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है। ठीक है, अलग अलग रीजन है सभी बच्चों का, लेकिन आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, तभी ये यूनिट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यूनिट 1 में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 टॉपिक है। ठीक है, 5 टॉपिक बोलिए या फिर 5 चैप्टर बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ना हमको, एक बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, एक एग्जैक्ट पढ़नी है। देखो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट यानी 1 है, जैसे ये dy/dx, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है, और फर्स्ट डिग्री इसका डिग्री भी 1 है। ऑर्डर और डिग्री आपको निकालने आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कितना बार ये डिफरेंशिएट हुआ है। अगर यहाँ पे 2 रहता है तो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री हम 3 लिखते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या आती है, 3 आती है। इसका पावर देखते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर डिग्री आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं उतना टाइम नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। चलो ये फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया। हम लोग किस पे बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशन पढ़े होंगे, तो अभी आप यहाँ पे आ जाइए, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा। अब इस टॉपिक में दो टॉपिक है, एक बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, दोनों के बारे में बताऊंगा क्या होती है। सेकेंड हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अब देखो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री, यानी ऑर्डर तो इसमें 1 रहेगा और लेकिन डिग्री क्या रहेगी, हाई, 1 से ज़्यादा। ठीक है,
मान लो यहाँ पे ऑर्डर 1 रहा, उसका डिग्री 2 रहा, 3 रहा, ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे या फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। चलो अब आते हैं इसमें थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या बोलता है, हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विथ CF। CF यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, राइट। अब इसमें किसके बारे में बात करेंगे, हायर ऑर्डर यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4 जितना भी रहे, 4 तक नहीं जाता, 3 तक जाता है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हायर ऑर्डर यानी ऑर्डर उसका ज़्यादा रहेगा और डिग्री हमेशा 1 ही रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब इक्वल टू के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए हमारा, ठीक है। हम लोग इसमें CF और PI का कंसेप्ट पढ़ेंगे। CF और PI का फॉर्मूला भी है, उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप VBI मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फोर्थ हमारा क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना भाई, एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा आपके पास, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको होमोजीनियस अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है RGP के अकॉर्डिंग, राइट। चलो लास्ट हमारा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है। एक साथ अगर आपके पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, एग्जाम में आता भी है लेकिन छोड़ के आते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन लोग किसको ब्लेम करते हैं, RGPB को। लेकिन RGPB तो जानता है कि हमको तो देना है, अगर वो इंजीनियरिंग करने आया है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो साइमल्टेनियस होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो इससे हम कम से कम तुमको मान के चलो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इससे तो हमेशा 14 मार्क्स का पूछेगा, 14 या फिर 7 मार्क्स का, ये फिक्स है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे बहुत आसान है। चलिए अब हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। मैंने बताया था यूनिट 1 में कि 2 इसका पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो ये दूसरे पार्ट करने का मतलब क्या है। देखो बच्चा हमेशा ये सोचता है कि हमको कम टॉपिक मिले, कम टॉपिक मिलने से क्या होता है उसको बाउंस नहीं करती है। इसलिए बुक बनाने वालों या फिर M2 जो बनाया है सिलेबस, वो क्या किया उसमें 2 यूनिट में सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है। ताकि बच्चे आराम से एक यूनिट पहले कवर अप कर ले जितने टॉपिक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में आए, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना हो, देखो सबसे कम टॉपिक इसमें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। देखो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। अब देखो वहाँ पे हम लोग लास्ट यूनिट में क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें क्या था वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, CA प्लस PI भी निकालेंगे। वेरिएबल यानी कि इक्वल टू के बाद यानी कोई भी x, y, z, sin x, cos x कोई भी वेरिएबल होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर यानी कि ऑर्डर इसका 2 ही आएगा, फिक्स ऑर्डर रहेगा, इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है। हायर ऑर्डर नहीं बात कर रहे हम, ऑर्डर सिर्फ 2 ही रहेगा इसमें, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ये जो हमारे पास 3 टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बेसल को छोड़ देंगे तो, ठीक है। 2 टॉपिक लेके चलो, 2 टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट, देखो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से हमेशा RGPB क्वेश्चन पूछता ही है। कभी कभी पागल होकर 14 नंबर का पूछ देगा, कभी कभी 7 नंबर का पूछ देगा, लेकिन आप मान के चलिए 14 नंबर का पूछता ही है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2023 की और 2022 की, ठीक है, तो दोनों में एक में 14 नंबर का पूछा था, एक में 7 नंबर का पूछा था, ठीक है। तो हर हाल में आप इस टॉपिक को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर जिस दिन भी मैं इस टॉपिक का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। चलो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज कितना था, 14 या फिर 7, लेकिन 14 मान के चलो फिक्स है, 14 मान के चलो फिक्स है, ठीक है। चलो अब आते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। देखो पावर सीरीज क्या है, एक सीरीज है, ठीक है। एक आपको सीरीज दे दिया रहेगा, उसमें आपको क्या निकालना है, उसकी वैल्यू, y की वैल्यू, राइट। y की वैल्यू कैसे निकालनी, इसके फॉर्मूला होती है, फॉर्मूले में बैठाते जाना, लेकिन ये टॉपिक बहुत लेंदी है, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 14 मार्क्स का ही पूछता है, ठीक है। ये हमेशा 14 मार्क्स का ही पूछता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, बेसल फंक्शन। देखो बेसल एक साइंटिस्ट का नाम है,
यूजुअली बहुत सारे मैथ्स में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, सभी साइंटिस्ट का अलग थ्योरम देता है, कोई अपना फंक्शन देता है, कोई अपना क्या देता है, इक्वेशन देती है, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया हम लोग को उलझाने के लिए मैथ्स की दुनिया में, ठीक है। तो मैथ्स की दुनिया में उलझने का नहीं है। तो बेसल फंक्शन क्या है, बेसल नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक फंक्शन दिया, उस फंक्शन से हम लोग क्या निकालते हैं, सीरीज निकालते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज फाइंड आउट करते हैं। बेसल फंक्शन वैसे आरजीबीवी में 3 साल पहले पूछा था, लेकिन इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, चलो ये भी 7 नंबर का मान के चलिए। आप लोगों को पता होगा आप लोगों को पता होगा कि आरजीबीवी कैसा पूछता है, ठीक है। 70 नंबर का पूछता है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो टोटल उसने शायद 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक, 10 क्वेश्चन 70 नंबर। अटेम्प्ट कितने करने हैं उसमें, ओनली 5, राइट, 8 क्वेश्चन पूछता है, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक। तो आप लोग आरजीबीवी का पैटर्न जानते होंगे कैसे क्या पूछता है, ठीक। चलो अब आते हैं यूनिट 3 में। चलो हम लोग देखते हैं यूनिट 3 के बारे में। देखो यूनिट 3 बहुत ही आसान टॉपिक और छोटा यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 3 आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है। क्या है यूनिट 3 में, पहले यूनिट 3 का नाम क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। यानी इसमें पिछले 2 यूनिट में हम लोग क्या पढ़े अभी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जानते होंगे आप लोग, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये जो डेल है ना, उल्टा डी, इसका सिंबल होता है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ये होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे शायद 11-12 में, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है एक छोटा टॉपिक, ठीक। चलो इससे फर्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पीडी। फॉर्मुलेशन यानी कि फॉर्म करना, यानी बनाना। इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग बनाते हैं। कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल सा, उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेंज करते हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा अगर पूछ लिया बाई चांस तो, ठीक है। चलो अब इसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीनियर यानी कि रैखिक, नॉन लीनियर यानी कि नो रैखिक। उसमें यानी कि देखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर यानी कि सिर्फ एक नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन नॉन लीनियर में क्या आएगा, उसमें पावर भी ऐड हो गए हैं, उसमें वेरिएबल भी आएंगे, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना हमको, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आता है। उसमें इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, 4 पीट आ जाता है, ठीक है, 4 पीट फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आरजीबीवी के हिसाब से, हमेशा पूछता है, ठीक है। 4 पीट ये भी साइंटिस्ट का नाम होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये आपको पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक हमारा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी कि CAPI, कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी कि CAPI। अगर आप लोग CAPI अच्छे से पढ़ लोगे तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से ही पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से ही आप लोग पास हो जाओगे। तो इसमें क्या, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, होमोजीनियस यानी कि 1 डिफरेंशियल इक्वेशन विथ मेनी फॉर्म्स, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसका CF और PI निकालेंगे। इसका CF और PI का फॉर्मूला अलग है, यूनिट 1 और 2 का फॉर्मूला अलग है, तो आप लोगों को सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, राइट। चलो यही था हमारा यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं यूनिट 4 में। चलिए अब हमारे पास क्या है, यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो क्लास 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, आई होप आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख कर आइएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आप यूनिट 4 को देखिएगा, क्योंकि यूनिट 4 में क्या है, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, नई चीज़ लगेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग यूनिट 4 को ऐसा प्रिपेयर करके जाइएगा, आप लोगों का यूनिट 4 से ही आप लोग पास हो जाइए, क्योंकि यूनिट 4 से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यूनिट 4 में क्या क्या हमको पढ़ना है। फर्स्ट हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट एंड कॉची इक्वेशन। हार्मोनिक कंजुगेट आप लोग 11th पढ़े होंगे, एनालिटिक फंक्शन भी 11th पढ़े होंगे, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि लॉकडाउन था, आप लोगों का सोर्स, आप लोगों के पास तो मोबाइल थी, टीचर भी थे, आप लोग पढ़ सकते थे, ठीक है।
अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग करनी होगी तो। देखो एनालिटिक फंक्शन क्या होती है, हार्मोनिक कंजुगेट भी क्या होती है, कॉची इक्वेशन क्या होती है। देखो एनालिटिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिए गए फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको पता करना कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, उसका भी एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। वो हम लोग उसमें जब इस यूनिट में आएंगे तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन दी रहेगी, दो फंक्शन के साथ दो इक्वेशन भी निकालनी पड़ती है उसको। तो अगर एनालिटिक है तो ही हार्मोनिक कंजुगेट होगी, ठीक है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। देन उसके बाद कॉची इक्वेशन क्या है, कॉची ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, रीमन कॉची, क्या नाम है पूरा नाम नहीं जानते हैं, रीमन कॉची नाम है। रीमन कॉची अपना एक इक्वेशन दिया था जिसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका कहाँ गया, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आप लोगों को सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है, बैक भी ले सकती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, ठीक है। चलो हाँ भाई, लाइन इंटीग्रल पे आते हैं। देखो सेकंड टॉपिक हमारा है लाइन इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल, फॉर्मूला। देखो लाइन इंटीग्रल यानी कि किसी एक सरफेस पे हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रल की। अब दूसरा क्या है, कॉची इंटीग्रल। देखो कॉची भाई साहब ने अपना दिया, एक इक्वेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी दिया और कॉची एक इक्वेशन दिया, अपने एक इक्वेशन निकाला और अपना एक फॉर्मूला निकाला, जिसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग यूज क्या करेंगे, यहाँ पे पोल्स निकालने में इसका, ठीक। चलो थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक क्या हमारा, पोल्स एंड रेसिड्यू थ्योरम। देखो पोल्स और रेसिड्यू थ्योरम आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसी भी इंटीग्रल का, सरफेस इंटीग्रल का अगर हम लोग पोल्स निकालना चाहते हैं, उसका पोल कितने हैं, तो ईजिली निकाल सकते हैं। अगर पोल निकल गया तो उसका रेसिड्यू भी निकालना आसान है विद द हेल्प ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम हमको बताती क्या है, किसी भी इंटीग्रल का सरफेस अगर लीनियर हो, अगर उसका हमको पोल पता हो, पोल अगर निकल गया तो उसका रेसिड्यू निकालना आसान है। फॉर्मूला उसका रेसिड्यू का है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबे हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। देखो लास्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। जो हम लोग रेसिड्यू थ्योरम पढ़ें उसका एप्लीकेशन यानी कहाँ का यूज है। जैसे हमारा डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन कहाँ का यूज है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हम लोगों को 12th क्लास में, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, मैक्सिमम मिना भी है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम में पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 4 का वेटेज है। चलिए यूनिट 5 में आते हैं। चलिए अब हमारे पास यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 का पहले नाम देखिए, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 11th क्लास या 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अभी आप लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आई थिंक लास्ट चैप्टर में आपका वेक्टर होगा, जिसमें आपको कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, राइट। चलो तो हमारे पास लास्ट यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या हमको पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर पॉइंट। देखो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें उतना आरजीबी पूछता नहीं है, फिर मैं बता दूंगा। अगर आपके पास वेक्टर दिए गए हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका स्केलर पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका वेक्टर पॉइंट कैसे निकालेंगे, राइट। तो स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट से निकालना होता है, दिएंगे वेक्टर को, और उस वेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका स्केलर और वेक्टर पॉइंट निकालते हैं। बस इतना ही इस यूनिट में करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन बात किस पे करेंगे, 3 जो यूनिट है हमारे पास। जो हमारा सेकेंड यूनिट क्या है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना होगा। आप लोगों को दिए गए वेक्टर में उसका डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना होगा, उसका भी फॉर्मूला होती है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है। ऐसे मैं मान के चलता हूँ, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा अगर यूनिट 5 में आऊँगा तो। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज हमारा क्या है, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो यूनिट 4 में क्या बात किए थे, लाइन इंटीग्रल बात की थी और सरफेस इंटीग्रल। इसमें क्या है, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। लाइन, सरफेस यानी 3 चीज़ इसमें, तो तीनों चीज़ का हम लोग को इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया गया, उस वेक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले लाइन इंटीग्रल निकालेंगे डबल इंटीग्रल मेथड से, राइट। M1 में आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, डबल इंटीग्रल मेथड से हम लोग निकालेंगे उसका लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का उसका भी डबल इंटीग्रल, लेकिन वॉल्यूम का किसका, ट्रिपल इंटीग्रल, उसकी मदद से हम लोग उसका
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सरफेस इंटीग्रल या फिर विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आरजीपी भी हमेशा 7 नंबर से पूछता है, ठीक, 7 मार्क्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। देखो अब तक की मैथ्स की भाषा में कहे तो ये तीनों जो महान आदमी है, देखो ये तीनों जो महान आदमी हैं, गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स, हमारे महान साइंटिस्टों में से एक है जिन्होंने हमेशा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। अगर हम बात करें 11th क्लास की, अगर हम बात करें 12th क्लास की, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की या फिर हायर मैथमेटिक्स की, तो ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इससे मार्क्स हमेशा 14 मार्क्स फिक्स, 14 मार्क्स का हमेशा फिक्स रहती है, या फिर गॉस से दे देगा या फिर स्टोक्स से दे देगा या फिर ग्रीन से देगा। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे अपन, स्टोक्स और गॉस, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, ना कि नॉर्मल फिजिक्स में स्टोक्स और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम सभी पढ़ना है, सभी पढ़ के उसका मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा वेक्टर्स का, उसमें अप्लाई करना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दे देगा, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आप लोगों को अच्छे से अगर आप लोग कंसंट्रेट लगा के पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI, ठीक है। तो यही यहाँ से हमारा यूनिट 5 कवर होता है, जो कि बहुत अच्छा यूनिट है। लेकिन अगर आरजीपी भी थोड़ा पागल हो जाता है, यानी थोड़ा क्वेश्चन अटपटांग पूछता है, तो ये यूनिट हम लोग को थोड़ी हार्ड लगती है। लेकिन बात करें अपन 4 यूनिट की, ODE1, ODE2, PD एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। तो 4 यूनिट आप लोगों के पास है जो कि आप लोग अच्छे से मार्क्स ले आओगे, आई होप, और बैक भी नहीं लगाओगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, अगर किसी को अभी तक M1 अभी फर्स्ट ईयर में है, उसको अभी M1 पढ़नी है, तो प्लीज़ आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस नंबर से आपको कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो प्लीज़ आप एक वीडियो में हमारी कमेंट कर दीजिएगा, कि ऐसा कमेंट कीजिएगा कि लगे कि इसको अच्छा नीड है M1 पढ़ाने में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग से एक सेशन बनाऊँगा 9 बजे या फिर 8 बजे रात से, 8 से 9 1 घंटे का M1 का लेक्चर लूँगा ऑनलाइन। देखो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पाती, हमको भी पढ़ना पड़ता है, अभी मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी ध्यान देनी पड़ती है, इधर भी ध्यान देनी पड़ती है, तो इसमें क्या होती है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं एक चाहता हूँ कि 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन अटेंड कराऊँ। जिन बच्चों का जिन टॉपिक का छूट गया है, जिन सब्जेक्ट पर पढ़ना है, M1 पढ़ना है, M3 पढ़ना है, M2 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है आपको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए M2 पढ़ने से पहले आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम सबसे पहले यूनिट 3 पढ़ लें या फिर यूनिट 2 पढ़ लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका अलग है, ठीक। कॉन्सेप्ट जब समझिएगा नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा M2। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को यूनिट 1 से स्टार्ट करनी होगी। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से उसको निकालते हैं वैल्यू, उसका हायर डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस M2 का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप उन लोगों को भी भला हो सके जो RGPV एग्ज़ाम देते हैं या फिर RGPV यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड है किसी कॉलेज से। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। M2 का फर्स्ट यूनिट से लेके यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जिन बच्चों को M2 पढ़ना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ये नोटिफिकेशन बता दीजिएगा कि M2 स्टार्ट हो गया है अभी मैथमेटिक्स के चैनल पे, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।